हेलो एवरीवन, मैंडरिन के प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी का स्वागत है। इकोनॉमी की सीरीज चल रही है अपनी, लेक्चर नंबर 3 है। बजट को लेके काफ़ी अच्छा डिस्कशन कर लिया है। एफआरबीएम की क्लासेस थी, उसके बारे में बात की। जो हमने एफआरबीएम के बारे में बात करी वो आपको डाटा कंटेस्ट होना चाहिए। भाई कौन से डेफिसिट होते हैं वो बात करी थी। उसके बाद इन डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए हमारी संसद के द्वारा एफआरबीएम एक्ट पारित किया गया। ये जो एक्ट 2003 में पारित किया गया था, लागू 2004 से हुआ। इस एक्ट के अंदर भी हमने अमेंडमेंट किए। इनिशियली जब 2004 में हम लेके आए थे तो हमने क्या किया, 5 साल के लिए टारगेट दिए थे कि 2009 31 मार्च तक ये गोल्स हैं, ये हमारे टारगेट है। बेसिकली 4 हमारे मेन इंडिकेटर थे जिनको हमें अचीव करना था। उसके आधार पर हमने टारगेट किया 2009 तक हम ये हासिल कर लेंगे, 31 मार्च तक। हालात खराब हो गए, 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, तो फिर हमने क्या किया, उसको रिवाइज किया 2012 के अंदर अमेंडमेंट आए। फिर उसके बाद दोबारा से 2015 के अंदर अमेंडमेंट आया, टारगेट 2018 तक के दिए गए। फिर एन.के. सिंह साहब की कमेटी बनी, उस कमेटी के अंदर एफआरबीएम एक्ट का रिव्यू हुआ, टारगेट को रिवाइज किया गया, जो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2012 में ऐड किया गया। तो कुछ चीजें हमने ये बात करी एक सीक्वेंस के माध्यम से, थोड़ा सा देख लेंगे उसको। लेकिन ये डाटा आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए ताकि जो एग्जाम में सवाल आ रहे हैं उसको हम कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं। आज ये होपफुली आज बजट की लास्ट क्लास है हमारी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट वाली चीज बजट की वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले जो हमने बातें कर ली उसकी तो जरूरत है नहीं, प्रोसेस वगैरह हमने देख लिया था। कोई डाउट हो ना तो आप जरूर पूछ लेना। टाइप ऑफ बजट की हमने बात कर ली, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। डेफिसिट, प्राइमरी, फिस्कल और प्राइमरी एक बार दोबारा देख लो। रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं? राजस्व घाटा को कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करते हैं। फिस्कल डेफिसिट को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। बहुत बड़ी थीम है। इसके अंदर जितना भी आपका सारा का सारा एक्सपेंडिचर है और उसमें सारी की सारी रिसिप्ट को माइनस कर दो तो बचेगा क्या? जो जो अंतर आएगा वो आपका उधार होगा, जो आपका बोरोइंग्स होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। फिर आपका आ गया प्राइमरी डेफिसिट, जो आपका ये राजकोषीय घाटा आया, इसमें से जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है, जो आपने पैसे उधार ले रखे थे उसके लिए जो आपने इंटरेस्ट पे किया है वो माइनस हो जाएगा। तो ये बेसिकली 3 पढ़ लिए। इसके बाद हमने पढ़ा फिस्कल पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव थे, वो हमने बात कर ली थी। फिर आता है एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, डिटेल में इसमें चर्चा करी थी। एफआरबीएम एक्ट के अंदर 4 कौन से पिलर थे वो फिर से एक बार देख लेते हैं। आपको पूरी कहानी समझाई थी, हिस्ट्री के साथ लेके आया था। तो ये 4 वो मेन पिलर थे। एक राजस्व घाटा था जिसको जीरो करना था, राजकोषीय घाटा था। राजकोषीय जो घाटा है आपका, उसका टारगेट हमारा इनिशियली 3% था 2009 तक। फिर डेब्ट टू जीडीपी रेशियो और टैक्स टू जीडीपी रेशियो, जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इसको 60% करना था। तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका हो गया एफआरबीएम एक्ट के प्रावधान की बात कर ली। एफआरबीएम की गाइडलाइंस कैसे कैसे फुलफिल हुई, क्या हुआ, क्या अचीव किया, नहीं किया, ये सारी बातें हो गई। आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ थे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एफआरबीएम एक्ट का जो धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली अमेंडमेंट हुए ना, उन अमेंडमेंट के साथ चीजों को इम्प्रूव किया गया। और इम्प्रूव करने के साथ बोला गया, देखो ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि सरकार को एक स्टेटमेंट लेके आना है। कैसा स्टेटमेंट? ऐसे तो कैसे चलेगा, ये क्या हो गया इसको, 1 सेकेंड, स्टेटमेंट लेके आएंगे। चलो कोई बात नहीं। तो हाँ, तो एफआरबीएम एक्ट की खास बात ये थी कि एफआरबीएम एक्ट के साथ सरकार की जिम्मेदारी थी कि आपको स्टेटमेंट लेके आना। किसका? एक तो मैंने बोला आपको फिस्कल पॉलिसी का, क्लियर। और दूसरा जो स्टेटमेंट था आपका मीडियम टर्म को लेकर के, मीडियम टर्म को लेकर क्या गोल है। ये दो हमारे एफआरबीएम एक्ट के तहत मेन स्टेटमेंट जो हम डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, इसकी बात थी। अब यही हम बात कर रहे थे। अब जो इसके बारे में चर्चा की उसको लेकर के हम प्रश्न डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें यह भी समझना कि प्रश्नों का कैसा प्रकार पूछा जा रहा है। तो ये तो इन्फ्लेशन को लेकर सवाल है। ये तो सवाल इसलिए डाला गया कि आपको समझना हो कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो सही पूछा है। मुद्रास्फीति को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड कौन से कथन है वो पूछा। तो इन्होंने 2 प्रकार के इन्फ्लेशन की बात करी है, कोर और एक हेडलाइन इन्फ्लेशन। कौन सी? एक कोर और दूसरी हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो जो कोर इन्फ्लेशन होती है और हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है, ये दोनों अलग अलग होती है। अब इसमें क्या बोला, जो कोर इन्फ्लेशन है ना, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन दोनों अलग अलग होती है।
एक में फूड वगैरह आपके एनर्जी प्रोडक्ट होते हैं और दूसरा सब कुछ मिला के बनता है। तो कोर है और हेडलाइन के अंदर बाकी चीजें आ जाती हैं। अब ये जो प्रश्न पूछा गया इसमें देखो 3 स्टेटमेंट दिए हैं। लास्ट देखो कोर इन्फ्लेशन के बारे में एक, हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में एक, फिर बोला कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज्यादा परिवर्तनशील होती है। तो देखो मेरा कहने का मतलब है कि सवाल जो है इन डिटेल आ रहा है। अब इन तीनों स्टेटमेंट के बाद में आपसे देखिए ये प्रश्न कब पूछा गया, ये पूछा गया था आरएस प्री 2024 का। एग्जाम कब हुआ? फैब 2025। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इन्फ्लेशन अपन डिस्कशन करेंगे तब इस प्रश्न को हल करेंगे ताकि एक बार समझ में आ जाए, आपको भी लगे कि मैं अचीव कर पा रहा हूं। अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करें, लेकिन प्रश्न किस डिटेल में आ रहा है। इन्फ्लेशन अपने सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑलरेडी आपको ये सवाल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और जिसके अंदर आंसर निकल के आया था कि जो एफआरबीएम एक्ट है वो कैसा रिफॉर्म है? ये एक फिस्कल रिफॉर्म है। और बाकी सारे क्या है ये सर? ऑप्शन नंबर सरफेसी एक्ट 2002 के आसपास, कैपिटल एडिकेसी रेशियो जो बेसल कन्वेंशन की नॉर्म्स के आधार पर आया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये 2006 के आसपास इसकी आरबीआई ने इसको ये डिक्लेयर किया था कि बैंकों को एसेंशियल होगा कि 90 दिन से ज्यादा कौन से ऐसे आपके लोन्स हैं जो रीपेमेंट नहीं हो रहे तो उनको हम एनपीए डिक्लेयर करेंगे। तो ये और एफआरबीएम एक्ट था वो 2003 के अंदर आया था। एफआरबीएम वाला जो इसका सही आंसर है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा कि कौन सा फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ रिफॉर्म नहीं है। तो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ रिफॉर्म कौन सा नहीं है? एफआरबीएम, क्योंकि ये फिस्कल रिफॉर्म्स है, ये फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं फिर। अब देखो सवाल का लेवल देखो आप। अब ये सवाल आया है किसका? फिस्कल डेफिसिट को लेके। फिस्कल डेफिसिट को हम क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। हमने बात करी थी राजकोषीय घाटे को अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पे सवाल राजस्थान का है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में ये चीजें क्लियरली मेंशन होती है। और ये जो आपका मैं जो बोल रहा था ना आपको, स्टेटमेंट जो पब्लिश करती है बजट के साथ डॉक्यूमेंट, उसके अंदर ये चीजें क्लियर लिखी होती है। तो वो सवाल वहां से पूछा गया, लेकिन सवाल का डेप्थ समझो कि राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार। साल 2022-23 का वास्तविक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.76% रहा। यानी कि क्या बोल रहा है? जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो स्टेट की जो जीडीपी है, तो स्टेट की जीडीपी को एसजीडीपी बोलते हैं। स्टेट की जो जीडीपी है उसकी जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा? 3.76%। ऑलरेडी हमने बात की केंद्र के लिए सीमा 3% निर्धारित, एनके सिंह कमेटी इसको लास्ट में 2.5% के लिए बोले थे और एफआरबीएम एक्ट ने इसको निर्धारण कर रखा। तो ये एफआरबीएम एक्ट से ही चीजें निकल के आई थी। अब देखो एक स्टेटमेंट ये हो गया, फिर बोलता है एफआरबीएम अधिनियम 2005 द्वारा अनुमोदित सीमा से कम है। अब एफआरबीएम अधिनियम 2005, देखो एफआरबीएम भारत के अंदर लागू हुआ 2003 में, 2003 में एक्ट पारित किया, 2004 के अंदर लागू हुआ। अलग अलग स्टेट के अंदर इसी एफआरबीएम एक्ट को अलग अलग रूप से पास किया। राजस्थान के अंदर साल 2005 के अंदर एफआरबीएम एक्ट को बदलाव के साथ पारित किया गया था। तो उसमें जो हमारी फिस्कल डेफिसिट थी उसकी सीमा अलग रखी गई। क्यों रखी गई? क्योंकि जो एफआरबीएम केंद्र का था उसका लक्ष्य था 3%, राज्यों के लिए अलग अलग था। तो ये उससे संबंधित स्टेटमेंट। वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा 2021-22 की तुलना में अधिक था। वर्ष 2022-23 का राजकोषीय घाटा 21-22 की तुलना में अधिक था। तो ये एक साल छोड़ के 21-22 से पिछले साल का भी कंपैरिजन करने के लिए पूछा है। तो ये देखो आसान दिख रहा है? आसान है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हर स्टेटमेंट में आपको ऐसा लगेगा मुझे कुछ ना कुछ आ रहा है, क्योंकि ये राजस्थान से पूछा है, हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। लेकिन संदर्भ ये है कि प्रश्न ये भी आरएस प्री का सवाल है, एसआई और आरएस में कोई फर्क तो है नहीं, सेम सवाल इसी लेवल के रहेंगे। और ये भी 2024 वाले प्री के अंदर पूछा गया और फिर आपको ऑप्शन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दे दिए। तो आपको समझना है कि प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा है, तो चीजों को बड़ा ही क्लियरली और डेप्थ के साथ समझना है। ये वाला सवाल आपको मैं स्टेटमेंट दिखाऊंगा राजस्थान का जो अपना जो बजट आता है उसके से, जैसे वो केंद्र सरकार के अंदर जो आपको स्टेटमेंट दिखाया था फिस्कल रिफॉर्म्स वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करते हैं, वैसे वैसे स्टेट के लिए भी जारी होता है। तो वहां देखेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं फिर कैसे सवाल आ रहे हैं। और अब देखो आप, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें से कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा। इधर देखो सवाल कैसे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार
वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी कितनी। इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है इंडिया का, और ये क्या पूछ रहा है कि इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से जो हमारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी। परसेंटेज दूर दूर है, लेकिन सवाल आपसे ओवरऑल, हम जनरली क्या करते हैं, बोला जीडीपी का आंकड़े याद कर लो सर, फिर बोला सर जीडीपी के आंकड़ों में भी देख लो सर मैन्युफैक्चरिंग में कितना योगदान। अब उसने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही बोला सर और आया याद कर लेते हैं, बोला सर विनिर्माण के क्षेत्र को याद कर लेता हूं, बाकी सबको याद कर लेता हूं। प्रश्न क्या पूछ रहा है, वैश्विक विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी कितनी। तो पूछ बड़ी चीज रहा है, तो जब आप पढ़ें तो सारी चीजों को याद करके रखें। तो ये थोड़ा सा ये पता होना बहुत जरूरी है कि हमें क्या पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, क्योंकि जब तक ये सवाल ही नहीं कर पाएंगे आखिर इतना सब कुछ पढ़ने का फायदा क्या। तो अप्रोच वही होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैं इनकी हर समय हेल्प लेता हूँ, हर क्लास से पहले और हर क्लास के बाद मेरा टारगेट होता है कि जो हमारी स्टडी हो इसी के ओरिएंटेशन में, क्योंकि तभी जाके हमको रिजल्ट मिलेंगे। फिर बोला है विच स्टेट हैज रिपोर्टेड मैक्सिमम फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट इन द ईयर 2023-24 एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट आती है, इसकी जो रिपोर्ट आती है ये रिपोर्ट दिखाती है कि क्या स्टेटस है लेबर फोर्स का। यहां प्रश्न क्या बोल रहा है कि फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना, तो वो हम याद करते हैं। आपको भी पता है कि वर्तमान में जो है उसके अंदर 36% के आसपास फीमेल की लेबर पार्टिसिपेशन रेट है। लेकिन पूछा क्या इसने कि कौन सा स्टेट है, विच स्टेट मैक्सिमम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो देखो आप जब आप इसको पढ़ रहे हो, पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा ऊपर का 1 2 3 4 कौन है उसको भी देखने की जरूरत है। अब इसके लिए क्या किया है, ऐसे जो प्रश्न आ रहे हैं उसको टैकल करने के लिए जो, अब देखो आप कुछ भी पढ़ लो, सवाल हमेशा मेन और बड़ी थीम के ऊपर आए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफिक इन डिटेल और इन डेप्थ पूछा है। तो अभी जैसे जो करंट अफेयर की हमने जो हमारी एग्जाम बेस्ड और जो पर्टिकुलर आपका मंथ और फोरनाइट बेसिस पे हमने क्लासेस स्टार्ट की है, कौन सी, इकोनॉमी, पॉलिटी और उन सबकी करंट अफेयर की। भाई 15 दिन के अंदर ये सवाल आए किसके, इकोनॉमी के, 15 दिन के अंदर ये सवाल आए पॉलिटी के। वो जो क्लासेस स्टार्ट किए ना उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 15 दिन के वो हमने पिक किए और उनको डिटेल में देखा है। 1 घंटे सवा घंटे की क्लास है, उसके अंदर 7 से 8 जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर किए। उससे होगा क्या कि जो ये चीजें आ रही ना वो बढ़िया से कवर हो जाए। जैसे अभी इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक की, तो आप ऊपर से पढ़ के चले गए कि इनइक्वालिटी की रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की है, गिनी कोएफिशिएंट है वो 25 हो गया, उससे काम नहीं चल रहा। तो आपको क्या है थोड़ा सा डीप डाउन करना पड़ेगा। उसने बोला कि भारत की पोजीशन है 4th रैंक आ गई भाई टॉप से, मतलब इनइक्वालिटी भारत में कम हो रही है और विश्व के अंदर 3 ही देश हैं जिसके अंदर भारत से कम इनइक्वालिटी, समझ गया, इंप्रूवमेंट हुआ हमारा। तो वो डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसी प्रकार से आप देखो चाइना डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, तो पॉलिटिक्स के हाइड्रोलॉजिकल पावर के हिसाब से हमारा इकोनॉमी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये जो प्रश्न जो सवाल पूछे जा सकते हैं ना उन एरिया को वहां कवर किया, तो इसके साथ इनरिचमेंट वहां से करना है। तो ऐसे सवाल आ रहे हैं ना, पीरियोडिक लेवल फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो ये सवाल हम आराम से वहां से कर सकते हैं। इस बार भी रिपोर्ट आई है हमने देखा है, तो वो चीजें आपको वहां कंटिन्यूस रहना है, ग्रिप हो जाएगी। अभी से लगेंगे अप्रैल तक तो बहुत हम मास्टर हो जाएंगे और बस इतना ही हमारा काम है, एग्जाम निकल जाने चाहिए। तब तक हमारे इसकी प्री की डेट्स भी आ जाएगी और प्री वाला एग्जाम भी हम निकाल देंगे। अब आगे देखते हैं फिर अगला सवाल क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत पूछा है। अब सवाल देखना, भारत विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत रसायनों और रासायनिक उत्पादों का शुद्ध आयातक है, इंपॉर्टेंट। भारत का इलेक्ट्रॉनिक बाजार वैश्विक बाजार का 4% प्रतिनिधित्व करता है और भारत जूट का अग्रणी उत्पादक है। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं? ये चीजें तभी पता चल सकती है जब हम इन डेप्थ जो आजकल एडिटोरियल आ रहे हैं, टॉपिक्स आ रहे हैं, उनकी ग्रिप होनी चाहिए। आप मेरी बात को समझो, ये परीक्षा का पेपर है, ये किसी इंस्टीट्यूट का नहीं है, हमारा नहीं है। ये आरपीएससी ने जो सवाल पूछे हैं वो सवाल है और ये कोई छोटे मोटे एग्जाम का नहीं है कि सर ये सी ग्रेड का या डी ग्रेड का। ये आरपीएससी के समानांतर लेवल के एग्जाम, ये आरएस का पेपर है, ऐसा ही एसआई का पेपर होता है, ऐसा ही आपका फर्स्ट ग्रेड के लेवल का एग्जाम होता है। तो उनका संदर्भ लेके आपको समझना होगा कि सवाल कैसे आ रहे हैं। अब आप इकोनॉमिक सर्वे पूरा 10 चैप्टर पढ़ के चले गए, 11 चैप्टर पढ़ के चले गए, आपने सब कुछ रट लिया, फिर भी आपको एग्जाम में ये सवाल नहीं कर पा रहे, तो उससे रटने से बजाय है आप इंपॉर्टेंट चीजों को दिमाग में याद रखें। वो कैसे रह सकती है? डिस्कशन से। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इन प्रश्नों से समझनी है। आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करने का माहौल ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
जब तक प्रश्न ही नहीं समझ पाए उत्तर का तो कोई आधार नहीं। उत्तर ही देखना है, उत्तर कुंजी तो आरपीएससी डाल ही देती है, आजकल तो नेक्स्ट डे डाल देती है कि ये हमारी आंसर की है। तो आप समझो, जब तक उसको देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो काम बनेगा नहीं। मैं काफी टाइम से इन चीजों को बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ये वाला सवाल कर लिया हमने, ठीक है, एफआरबीएम वाले सवाल की बात कर ली, फिर अभी ये वाली बात कर ली। अब देखो आपने इकोनॉमी के ही सवाल है। अब देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इन्फ्लेशन हमारे सिलेबस में, महंगाई हमारे सिलेबस में। और एक मैंने आपको पहले भी कहा था, इस चीज को दोबारा से एक बार थोड़ा सा बात को मगअप कर लो। क्या मगअप करना, मैंने आपको कहा था, आप पता नहीं आप इतना गौर फरमाए या नहीं। जो सवाल सिलेबस में दे रखे ना, सिलेबस को आपको एक बार दिमाग में बैठना है थोड़ा थोड़ा। जब भी कि हाँ सर ने आज बजट पढ़ाया, मेरे सिलेबस में था, बैंकिंग पढ़ाई मेरे सिलेबस में, पब्लिक फाइनेंस पढ़ाया, बैंक, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। अब देखो ये इन्फ्लेशन का कंसेप्ट, इसके इम्पैक्ट, इसके कंट्रोल मैकेनिज्म, तीनों आपके डायरेक्टली लिखा है ना। अभी हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे थे, क्लियरली मेंशन है। जो हमने एफआरबीएम एक्ट पढ़ा ना, वो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी ही है आपकी। तो देखो सिलेबस कवर हो रहा है, इंटरलिंक हो रहा है। जब यहाँ आएंगे तो मैं बोलूंगा देखो हमने वहां मौका मिला तो हम यहाँ रिवाइज कर लेंगे, लेकिन आप समझो हम बिल्कुल चीजों को उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां हमें करना चाहिए। और जो चीज आ रही है ना, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। अभी देखो नेशनल इनकम आ गया, या फिर आपका पब्लिक फाइनेंस आ गया, तो ये चीजें हम पढ़ रहे हैं जो आ रहा है। अभी इन्फ्लेशन के 2 सवाल देखें, तो ये इसलिए देखना जरूरी है ये वाला। और एक चीज आपको और दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया मिल जाए। कहाँ थे हम? तो हम थे यहाँ पे, हमने राजकोषीय घाटा डिस्कस कर लिया यहाँ पे। ये देखो, अब सीपीआई के बारे में क्या पूछा इसने, कि भारत में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके संबंध में निम्न कथन विचार। भारत में प्रति माह 4 अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। 4 अलग अलग प्रकार के, सीपीआई अर्बन, सीपीआई रूरल, एग्रीकल्चर लेबर, वो। फिर क्या बोला, सभी 4 प्रकार के सूचकांक की गणना और जारी करने का कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ का है। सांख्यिकी कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। 2 ऑप्शन दे दिए आपको, इन दोनों ऑप्शन के आधार पर उसने आपको प्रश्न बना के दे दिया। क्या सारे एनएसओ जारी करता है, क्या नहीं करता है? मतलब जब हम इन्फ्लेशन पढ़ें तो हमको बाकी इंडेक्स भी देखना जरूरत है, उस इंडेक्स को एक बड़ी पिक्चर में डालना है। फिर हमको ये भी समझना है इसका बेस ईयर क्या है, फिर ये देखना है कि कौन सा भाई हमारा लेबर ब्यूरो शिमला करता है, कौन सा एनएसओ करता है, ताकि कहीं ये प्रश्न गलत ना हो जाए। देखो ऑप्शन तक पहुंचने से पहले इधर कहानी खत्म कर देनी है। जैसे ही आप ये कहानी खत्म कर देंगे, ऑप्शन का रोल खत्म हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशन ऑफ एंटी इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी था, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद ये सवाल आपका इन्फ्लेशन को टारगेट भी करता है, क्योंकि देखो कैसे लिंक किया इन्होंने। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आप कैसी पॉलिसी लाओगे? एंटी इन्फ्लेशन की पॉलिसी लेके आओ। अब एंटी इन्फ्लेशन की पॉलिसी लाने से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसके ऊपर रोक लगाती है, उसकी सीमा का काम करती है, तो वो कौन कौन है? तो यहाँ उसने ऑप्शंस दे दिए। व्यापारिक बैंकों के निवेश पूंजी समंजन, गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थों का विकास, अस्थिरीकरण का जोखिम। हालांकि ये तीनों सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये पूछने का आधार क्या है। क्या ये सवाल सिंपल लग रहा है? नहीं लग रहा। तो जो हम पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, ये उसका रीजन है, इसको समझना होगा। किसी को लगे सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, जितनी आवश्यकता है उस लेवल तक जाना पड़ेगा। नहीं तो एग्जाम में सर पकड़ेंगे ऐसे, बोलेंगे सर क्या पढ़ा था, क्या आ गया। इससे बढ़िया है सर ना पकड़ने की स्थिति है तो ये बस यही हमारा एम। आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमने पढ़ लिया, इसको डिस्कस कर लिया हमने, शायद नहीं किया था, एक बार देख लो। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। साल 2012 के अंदर जो एफआरबीएम एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लेके आए, वो लेके आए। और ये होता क्या है, जो आपका राजस्व घाटा है उसमें से आप क्या माइनस कर दो? अनुदान। अनुदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रांट। बात खत्म। ना इधर उधर कहीं नहीं देखना ये आंसर। बाकी उसने क्या लिखा मेरे को मालूम ही नहीं, लेकिन सिंपल आंसर ही है बस, ठीक है। तो बस क्लियर। और ये इतनी ही बात बताई थी। और प्रश्न देख लो कैसे हुबहू, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया वो देखा छाप दिया, जो सवाल है वही है। और जो वहां था वो ये आरएस के सवाल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आरएस में पूछा गया था आई थिंक, यस। ये सवाल है आपका यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का, ये इसी साल पूछा गया। अब देखो मस्त सवाल है ये। सवाल जो पूछा गया ना वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? ये फिस्कल डेफिसिट। क्या लिखा है इसने? किसी देश का राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कितना है? 50,000 करोड़ है।
इसे गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। मतलब कैसा? गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ प्राप्त हो रहे हैं। उस देश की ब्याज देयताएं 1500 करोड़ है, उसका सकल प्राथमिक घाटा क्या है? तो क्या पूछा इसमें? प्राइमरी डेफिसिट, ये पूछा। उस देश की ब्याज देयताएं की 1500 करोड़ है, उसका सकल प्राथमिक घाटा कितना है? सकल मतलब कि ग्रॉस, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट कितना है? हमने प्राइमरी डेफिसिट पढ़ा था। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? जो आपका फिस्कल डेफिसिट, इस फिस्कल डेफिसिट में से आप क्या माइनस कर दो? जितना आपने इंटरेस्ट पे किया। फिस्कल डेफिसिट में से, अरे क्या कर रहे हैं भाई, फिस्कल डेफिसिट में से क्या माइनस कर दो आप? इंटरेस्ट जो आपने पे किया वो माइनस कर दो, ये आपका ये। अब इसने क्या बोला? राजकोषीय घाटा कितना आपका? 50,000। राजकोषीय घाटा का मतलब है फिस्कल डेफिसिट। फिर बोल रहा है गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए उसको और मिल गए। लेकिन कैसे हैं? गैर ऋण सृजक पूंजीगत प्राप्तियां, मतलब कि कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट है मतलब कि इसमें से क्या होगा आपका? वो इसको आप माइनस कर सकते हो। 50,000 में से आपको 10,000 माइनस कर लो, कितने बच गए? 40,000। फिर उसने बोला कि आपको ब्याज के लिए 1500 करोड़ देना। मैंने क्या बोला? इसमें से फिस्कल डेफिसिट ब्याज निकाल दो। ब्याज कितना है आपका? 1500 करोड़। 50,000 में से 1500 करोड़, तो हम यहाँ माइनस नहीं कर सकते। 40,000 में से 1500 करोड़ माइनस करने पड़ेंगे। बचा कितना? 38,500 करोड़। देखो, पहली बार यूपीएससी ने खुद ने फिस्कल डेफिसिट के सवाल को न्यूमेरिकल की फॉर्म में पूछा। मेरा बताने का ये मकसद, अभी तक राजस्थान के अंदर आरपीएससी ने या फिर आरएसएसएमबी ने इस सवाल का इस लेवल पे प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन पूछा जा सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट का नेक्स्ट लेवल का सवाल यही है। आज यूपीएससी ने फॉलो किया, कल वो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हम पढ़ रहे हैं ना, उस फॉर्मूले को ढंग से समझना है और इस लैंग्वेज को पकड़ना है। एक और सवाल पूछा गया था, ये इसी साल का सवाल है। अब देखो आप, मान लीजिए कि सरकार का राजस्व व्यय कितना एक्सपेंड, तो मतलब ये बोल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है आपका? 80,000 करोड़। ठीक है सर। फिर बोल रहा है कि राजस्व प्राप्ति कितनी? 60,000 करोड़। रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है आपकी? 60,000 करोड़। सरकारी बजट 10,000 करोड़ के उधार ग्रहण और 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को प्रदर्शित करता है। तो क्या बोल रहा है? ये सरकारी बजट है वो 10,000 करोड़ का उधार ग्रहण, उधार लेता है। उधार का मतलब ही मैंने बताया, जो आपका डेफिसिट है उसको फुलफिल करना। कितना है? 10,000 करोड़। ठीक है। फिर बोला 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित, मतलब आपने इंटरेस्ट भी पे किया है 6,000 करोड़। इतनी बात अपने को सुना। अब क्या पूछा? 3 स्टेटमेंट। वाह। राजस्व घाटा कितना? 20,000 करोड़। तो हम जानते हैं कि राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा? आपका एक्सपेंडिचर कितना टोटल? 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ में से आपके रिसिप्ट माइनस कर दो, कितनी है? 60,000 करोड़। तो कितना बचा? 20,000 करोड़। तो ये क्या है आपका? रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर हो गया? फिर है आपका राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। फिस्कल डेफिसिट कितना है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो आपकी उधारी है वही फिस्कल डेफिसिट है, मैंने बोला। तो यहां आपकी उधारी कितनी? 10,000 करोड़। जो 10,000 करोड़ है वो आपका क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट हो गया। यहां पे राजस्व और राजस्व प्राप्ति की बात करी, और फिर बोला सरकारी बजट 10,000 करोड़ के उधार की बात कर रहा है। तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति का जो अंतर है वो होगा क्या हो गया? रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या बोल रहा है? सरकारी बजट 10,000 करोड़ के उधार की बात करता है, जितना उधार लिया वो आपका क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट। फिर बोलता है 6,000 करोड़ के ब्याज भुगतान को भी प्रदर्शित करता है। तो प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दो। फिस्कल डेफिसिट कितना है? 10,000 करोड़। और कितना दिया उसने लोन? 6,000। कितना बता? 4,000 करोड़। तो 4,000 करोड़ आपका क्या हो गया? प्राथमिक घाटा। तो बेसिकली ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो कूट
1 2 3, ये आंसर सही होगा। क्लियर है? ये भी इस साल हमारे प्री के अंदर पूछा गया, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के। तो लेवल देखो आप किस तरह से ये जो घाटों के सवाल हैं इसको कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है, इसीलिए मैंने को एफआरबीएम और ये सब बहुत डिटेल में समझाया ताकि हम ये प्रश्न कर पाए। सवाल अपने जितने थे हमने वहां पे कर लिए। अब जब सवाल कर लिए तो 1 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ये प्रश्नों के आधार पे एक चीज क्लियर होगी कि हम उस अप्रोच पे चल रहे हैं कि जहां से हमें ये पता चल रहा है कि हमें कौन से प्रश्न कैसे कैसे करने हैं। जैसे कि ये जो प्रश्न किसके द्वारा पूछे गए, आरपीएससी के द्वारा। अब जब आरपीएससी ने जिस लेवल के प्रश्न पूछे हैं और उसी हिसाब से हमारी अप्रोच सही है, और हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैटिक और इसी स्टैटिक के साथ में करंट, जब तक इन दोनों को नहीं मिलाओगे काम अपना किसी भी एग्जाम के लिए बनना नहीं है। स्पेशली यदि आरएस और एसआई की बात करो तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अब ये मेन टारगेट यही था कि इसको अपन कैसे टैकल कर सकते हैं। तो अच्छा खासा तरीका मिल गया, स्टैटिक पोर्शन हमने बजट का देख लिया। अब बजट ही देखा, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो हमें पता होना चाहिए, जिसको रिवाइज जब आप करोगे, जब आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन करते समय कौन से चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट को ध्यान से। सबसे पहले बजट, बजट के अंदर क्या बातें, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संविधान में कौन सी बातें लिखी है, वो आर्टिकल कौन से हैं। नंबर 2, बजट का प्रोसेस क्या है, बजट का प्रोसेस क्या है, क्लियर है। कैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री तक डाटा आता है और फाइनेंस मिनिस्ट्री उसे कैसे पारित करती है, संविधान में हमारा, सॉरी, ये जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें कैसे पारित होता है, राज्यों के लिए, दोनों के लिए क्या प्रावधान। इसके बाद हमने क्या देखा, ये प्रोसेस देख ली दोनों जगह। प्रोसेस देखने के बाद बजट के अंदर जो बजट की मेन की टर्म्स हैं, और उन टर्म्स में भी खास तौर पे जो घाटा है, जिसमें चाहे आपका राजस्व घाटा हो या फिर आपका राजकोषीय घाटा हो या फिर आपका प्राथमिक घाटा हो या फिर प्रभावी राजस्व घाटा हो, ये टर्म देखिए, इसका रिवीजन मस्ट है, इसके फॉर्मूलेज पता होना चाहिए। अब इन सब के बाद इस घाटे को मैनेज करने के लिए एफआरबीएम एक्ट आया 2003 के अंदर। फिर उसके बाद जो भी उसके रेस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुए, कब हुए, एफआरबीएम एक्ट आपने 2009 तक आपको टारगेट मीट करने थे, आप नहीं कर पाए, 2012 में अमेंडमेंट आया, 2015 के अंदर अमेंडमेंट आया, 2018 के आसपास फिर एनके सिंह कमेटी आ जाती है, जो इसका एनके सिंह कमेटी आ गई, जो इसका रिव्यू करती है। और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में एफआरबीएम के प्रावधान क्या है, जो बजट के अंदर क्या बात हो रही है उसके ऊपर। तो ये चीजें बिल्कुल बजट के संदर्भ में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। और ये सारी चीजें हमने कवर कर ली, और इससे रिलेटेड सवाल ही प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। आपकी कितनी अच्छी क्लैरिटी है ये डिसाइड करेगी हम कैसे मार्क्स अचीव। अब बजट क्या आ गया, इस स्टैटिक को तो कर लिया मान लीजिए, अब आ गया करंट की बात। अब करंट करेंगे, अब करंट करने के बाद फिर जिम्मेदारी आती प्रश्नों की, और वो प्रश्न इस स्तर के होने चाहिए ताकि हमारा काम बन सके। तो ये भी अंधी भक्त में नहीं दौड़ना है कि कहीं से भी कुछ भी कोई भी प्रश्न मिल गया हम हल कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी, आप अपना समय अगर किसी चीज को दे रहे हैं तो उसके अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए, हम उन प्रश्नों को हल करें। तो टेस्ट सीरीज वगैरह जब भी आप किसी की भी लें तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखें, उसका क्वालिटी कैसी है, उसका लेवल कैसे। अंधभक्ति में कहीं पर भी नहीं दौड़ना, ये मेरी बात है। उसके बाद चलते हैं, अब हम बजट की बात करेंगे। तो ये इसका ओरिजिनल बजट का जो हमारे बजट के हाईलाइट्स, उसका फ्रंट पेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से लिया गया है, प्रश्न यहीं से आते हैं इसलिए मैंने उठाया। अब देखो, सबसे पहले ये जो इस बार की बजट थी ना, उस बजट की जो थीम थी वो किससे जुड़ी हुई है और क्या है। सरकार ने बोला कि हम विकास की जो जिस गाथा पे चल रहे हैं, जो हमारी जर्नी है डेवलपमेंट की, उस जर्नी के लिए हमने क्या है, टोटल 4 इंजन आइडेंटिफाई किए। कौन से इंजन है, वहां जो मेंशन है वही है। तो 4 इंजन है, और वो इंजन आपको ऐसे समझोगा, हमारा एक इकोनॉमी को चलाने के लिए आपके मेन 3 क्षेत्र होते हैं। किसी भी राष्ट्र की इकोनॉमी को यदि चलाना है तो उसके 3 ही क्षेत्र हैं जो भागीदार हैं। एक होता है कृषि, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। और उसके बाद आपका होता है उद्योग या इंडस्ट्री, और फिर होता है आपका सर्विसेज, सेवाएं। ये 3 क्षेत्र होते हैं।
अब इन तीन क्षेत्रों को कहीं ना कहीं, इन तीनों क्षेत्रों की जो भागीदारी है वो हमारे देश की जर्नी के अंदर, डेवलपमेंट के विकास के अंदर होती है। अब यहाँ पे बजट में इन तीनों को मैनेज करने के लिए क्या किया इन्होंने, जो ये अपने इंजन बताए, तो कृषि क्षेत्र के लिए पहला इंजन दिखाया किसका, आपका कृषि का, कृषि खुद है, एग्रीकल्चर। फिर दूसरा आपका उद्योग की बात करो, उद्योग को सबसे ज्यादा आज के टाइम पे अगर बूस्ट कर सकता है तो वो कौन सी है, एमएसएमई। एमएसएमई पे फोकस क्यों कर रहे हैं, देखो एक सरकार खुद सबसे बड़ा एक इन्वेस्टर होता है। सरकार अपने द्वारा उद्योग को, अपनी जो उसकी खुद की कंपनीज हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या पीएसयू कहते हैं, उन कंपनीज के माध्यम से वो प्रोडक्शन बढ़ाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, मझगांव डॉकयार्ड हो गया, या गार्डन शिप बिल्डर्स हो गया, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनीज के नाम है जो उसकी पीएसयू है, जिसके अंदर गवर्नमेंट का मेजर स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट इनके माध्यम से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये जो एमएसएमई जिस काम को, उद्योग को, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को चलाने का काम सरकार भी करती है। दूसरा, जब से हमने एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1990 के बाद से रिफॉर्म चलाए, और जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं थी जो इस हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है, तो इन दोनों में जो बदलाव आया, बदलाव आने के बाद क्या हुआ, हमने उद्योगों को लिबरलाइज किया, सरकार का जो स्टेक था उसको कम किया, और हमने प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट किया। जब आप प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट कर रहे हो तो हम इस आकांक्षाओं से कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, हमारे उद्योग की गति को बढ़ाएगा। लेकिन रिसेंटली यदि आपने ट्रेंड्स को देखा होगा, और एक मेजर थीम जो इस वक्त हमारे करंट अफेयर की भी है, जिसको इकोनॉमी की क्लास में मैंने कवर किया है, उसको आप जरूर देखना हमारे जो टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, उसके रेगुलर में वो जो हम जो करंट अफेयर की सीरीज है उसके वीडियोस डालता रहता हूँ, और वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल। उसमें ये देखा गया कि गवर्नमेंट ने बहुत बूस्ट किया है कोविड के बाद से, वो पैसा बहुत पे किया गवर्नमेंट ने, आत्मनिर्भर भारत योजना लेके आई, उसके बाद प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पीएलआई स्कीम लेके आई, उसके बाद सागरमाला, भारतमाला, इन सब के माध्यम से सरकार ने पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में डालने का प्रयास किया। उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल तो सब करेंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से प्रयास था कि इस गति को बढ़ाया जाए, तो बिल्कुल सही। अब ये जो गति बढ़ाने का सरकार ने प्रयास किया, उससे उद्योगों को बिल मिला, लेकिन सरकार की आकांक्षा ये थी कि उन उद्योगों के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी योगदान देगा। कौन देगा, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर यदि आप देखें, जो मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर आ रहा है, कैपेक्स जिसको हम बोलते हैं, जो स्थायी पूंजी के लिए जो पैसा लगना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ रहा है, हाउस होल्ड की सेविंग भी कहीं इस तरह, लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री की तरफ से पैसा नहीं आ रहा। जब उसे पैसा नहीं आ रहा, सरकार ने क्या फोकस किया, छोटी इंडस्ट्री पे ध्यान दो। ये छोटी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट में, हमारे उत्पादन को बढ़ाने के लिए फायदेमंद हो सकती है। भाई पहले कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह को कम किया गया था, इसलिए किया गया था कॉर्पोरेट टैक्स को कम करेंगे तो शायद प्राइवेट जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस हैं, वो शायद हमारे औद्योगिक इकाइयों को, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ तो सरकार ने क्या तरीका निकाला, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एमएसएमई को मजबूत करना पड़ेगा। और इसी उद्योग को मजबूत करने के लिए एमएसएमई को सरकार ने इस वर्ष के बजट में मेन पिलर बनाया। एमएसएमई हर बार फोकस में रहता है, और इस बार देखो आरएस मेंस के सवाल के अंदर एमएसएमई के ऊपर 10 नंबर का प्रश्न का सवाल आया था। आरपीएससी ने परीक्षा पत्र बनाया और उन्होंने पूछा कि एमएसएमई को लेकर के जो वर्ष 2025-26 का हमारा बजट था, उस केंद्रीय बजट में क्या क्या प्रावधान है। 10 नंबर का सवाल था ये इकोनॉमिक्स के पेपर में, तो इंपॉर्टेंस तो है। अब जो ये एमएसएमई इन्होंने यहाँ डाल दी, तो ये सेकंड इंजन हो गया, और ये अच्छे खासे लोगों को, 12 करोड़ के आसपास लोगों को रोजगार भी देता है। और ये हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं, जो विदेशों में निर्यात होता है, उस निर्यात में कम से कम भी मान के चलो 35% के आसपास का जो योगदान है वो एमएसएमई सेक्टर का है। इसीलिए इसकी रिक्लासिफिकेशन की गई। जो पहले जो सीमाएं थी उसकी टर्नओवर की और निवेश को लेकर के, उसको बढ़ाया गया। तो ये सब सरकार का फोकस था, क्योंकि ये सरकार ने इसको एक इंजन माना है। ये इंजन ही हमको डेवलपमेंट की जर्नी के ऊपर लेके जाएगा। अब इस जर्नी को समझने के लिए, इस इंजन को समझने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये जो इंजन जोर दे रहे हैं ना, ये इंजन एमएसएमई क्या करेगा, खुद तो उद्योग को बल देगा, लेकिन वापस क्या कर सकता है, ये हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है, हमारे निवेश को बल दे सकता है। जब ये निवेश को बल देगा, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, हम निर्यात ज्यादा करेंगे, आयात कम होगा, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व बैलेंस होगा, बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो इसलिए इसको एक इंजन बनाया गया। और चौथा इंजन हमने किसको बनाया साथ में, चौथा इंजन हमने बनाया किसको, निवेश को, इन्वेस्टमेंट को। सॉरी, मैंने यहां गलत लिख दिया। एक्सपोर्ट का मतलब होता है आपका निर्यात, और चौथा इंजन क्या होगा आपका, निवेश। तो यानी कि ये आपका एक्सपोर्ट हो गया। ये 4 इंजन बना दिए। अब आप समझो, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये उद्योग के लिए आपने एमएसएमई को चूज कर लिया, सेवाओं के लिए आपने निवेश को चूज किया।
क्योंकि सेवा क्षेत्र चलता ही निवेश के माध्यम से। जब तक अपने यहाँ पे एफडीआई नहीं आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, अपना काम नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया, सेवाओं को ध्यान में दिया। तो देखो सरकार बिल्कुल चल आपके जो मेन सेक्टर है इकोनॉमी, उसके ऊपर ही ध्यान है, और इस इकोनॉमी के क्षेत्रों को टारगेट करने के लिए हमने थोड़ा सा इसको जस्टिफाई कर दिया। हो गई बात। तो ये अपने मेन 4 इंजन हो गए, यही 4 इंजन दे रखे हैं, और इससे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, 4 इंजन ये पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे क्लियर होगा। इतना पढ़ने के बाद आपको, मुझे लगता है इसको ढंग से देखने की भी जरूरत नहीं, एग्जाम के टाइम एक बार रिवाइज कर लोगे, पीपीटी को भी देख लोगे तो काम बन जाएगा। अब ये जो 4 इंजन है, इंजन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। सरकार कहती है कि जो हमारा फ्यूल होगा ना, जनरली गाड़ी के लिए तो डीजल पेट्रोल वो सब होता है, लेकिन सरकार बोल रही इन इंजन को चलाने के लिए हमारा फ्यूल क्या होगा, वो होगा रिफॉर्म। तो फ्यूल क्या है सरकार का, रिफॉर्म्स। कैसे रिफॉर्म्स, देखो एग्रीकल्चर के लिए सरकार बोल रही है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र को हम बदलने का प्रयास करें। कैसे, उसके लिए सरकार बोल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। हाँ, मैं इसको बोल रहा हूं आपको, हमारा क्या है यहाँ पे, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना लेके आए, रिसेंटली अनाउंस हुई, बजट के अंदर थी। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना में क्या कर रही है सरकार, पैसे नहीं दे रही। सरकार बोल रही पैसे तो मैं हर स्कीम में दे रहा हूं, बहुत सारे दे रहा हूं। सरकार बोल रही ये प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना क्या करेगी, जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर की योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे वो आपका किसान आपकी मिट्टी की उर्वरता को नापने के लिए आपका सॉइल हेल्थ कार्ड हो, या फिर आपके जमीन की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जो भी हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये सब स्कीम्स मिलाकर के सरकार बोल रही इन सब को मैं क्लब करके राज्य सरकार को एक ऑप्शन दे रही हूं कि आप क्या करो, इनमें से जिस भी स्कीम में आपको पैसे चाहिए उतना आप डालो, जो पैसा आपको सेविंग्स हो जाए उस सेविंग्स को आप किसी और स्कीम में इस्तेमाल कर सकते हो। आज वर्तमान इस बजट से पहले क्या था, यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर 50,000 करोड़ रुपए सरकार ने अलोकेट कर दिए, तो चाह कर भी वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उस 50,000 करोड़ रुपए में से एक भी पैसा सॉइल हेल्थ कार्ड में उस स्कीम के अंदर नहीं खर्च कर सकते। लेकिन जब से ही हमने कृषि के अंदर बदलाव लाया, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना लेके आए, अब क्या हो गया, अब सरकार क्या बोल रही है कि जो आपको पैसा अगर कहीं किसी स्कीम में एग्रीकल्चर की एक स्कीम बच रही, उसको आप दूसरी स्कीम में डाल सकते हो। यानी कि स्टेट को एम्पावर कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, रिफॉर्म्स करके। दूसरा, अब इसके साथ एक और चीज समझो आप, ये प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के साथ हम टारगेट कर रहे हैं कम से कम 100 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की तर्ज के ऊपर भी काम हो रहा है। 100 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और इन 100 डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रेडिट कम है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोडक्टिविटी कम है, कहां पे आपकी इरिगेशन की फैसिलिटी कम है, और इन तीनों के आधार पर हर राज्य से कम एक डिस्ट्रिक्ट चूज हो, और राज्यों के अंदर से भी अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर रहे हो, उसके लिए भी आधार तय करके ऐसा एक होलिस्टिक प्रोग्राम बनाया है, जो कि एग्रीकल्चर के सिस्टम को रिफॉर्म्स ला सकता है, बदल सकता है, और उसी रिफॉर्म्स के बाद में हम डेवलपमेंट हो सकता है। और ये डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, मेन रीजन है कि जो हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक का, इसको हमें अचीव करना है। आई होप ये क्लियर है। अब उसके बाद सेम जैसे यहां एमएसएमई की बात कर रहे हो, देखो एमएसएमई तो एक मेन ऐसी चीज है जो भारत को पता नहीं कहां से कहां लेके जा सकती है। अब हमने प्रयास किया है कि एमएसएमई को पैसा मिले, क्रेडिट मिले। वो कम से कम अगर एमएसएमई का कोई मालिक है, वो बैंक जाए, उसको पैसा मिले। जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा वो काम कैसे चला पाएगा। और इंपॉर्टेंस कितनी है एमएसएमई के ऊपर, मेंस के अंदर 10 नंबर का सवाल पूछा गया था। और इसके अलावा एमएसएमई के माध्यम से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको बोलते हैं ट्रेड्स, ट्रेड रिलेटेड एक सिस्टम है, जिसके माध्यम से अगर कोई एमएसएमई का ओनर है और उसने मान लीजिए जापान को सामान भेज दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो उसने किसी भी एक जिसको डिमांड सर्विस चाहिए थी, उसको उसने एक सर्विस भेज दी, उसने सामान भेज दिया। मान लीजिए मैं एक एमएसएमई हूं और मुझे ऑर्डर मिला कि आपको हैंडीक्राफ्ट के 1000 एलिफेंट बनाने, मैंने उसको 1000 एलिफेंट हैंडीक्राफ्ट के बना के बेच दी। अब जैसे मैंने उसको बेच दी और उसने बोला कि सर ठीक है, मैं आपको पेमेंट 2 महीने बाद दे पाऊंगा, अभी नहीं दे पाऊंगा। तो एमएसएमई अगर कोई व्यक्ति उसको 2 महीने बाद, कोई फर्म उसको 2 महीने बाद पेमेंट करती है, तो वो अपना ऑर्डर तो कैंसिल नहीं करेगा। एमएसएमई बोलती है ठीक है सर, मैं वो अपनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं से पूरा करता है, और एमएसएमई उसको 2000 हैंडीक्राफ्ट के एलिफेंट बना के देती। अब उसको उम्मीद है मेरा पेमेंट आएगा, जब मेरा पेमेंट आएगा मुझे प्रॉफिट होगा, मैं कुछ और निवेश करूंगा, मैं खुद को बड़ा बनाने का प्रयास करूंगा। वो पेमेंट आते आते देर लग रही है, 2 महीने में नहीं आया, 2.5 महीने में नहीं आया।
अगला मना नहीं कर रहा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, वो बोल रहा है मेरा माल नहीं बिका, कुछ प्रॉब्लम्स है नहीं। तो सरकार ने बोला ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए हमने ये ट्रेड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रखा है। यहाँ पे हम जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई बैंक है, कुछ है, उसको बोलते हैं तुम आओ इस प्लेटफॉर्म पे और तुम अपनी एक बोली लगाओ कि आप इस एमएसएमई को, जिसने वो एलिफेंट खरीदे, उसके बिहाफ पे आप इनको पैसा दे दोगे। एमएसएमई को पैसा मिल जाता है। बैंक पैसा कौन देता है? बैंक या कोई एनबीएफसी जो कि इंटरेस्टेड है, जो कि फाइनेंस देने में सक्षम है, वो उस जो खरीदार है उसके बिहाफ पे पैसा देता है। और जब वो खरीदार वापस दे देगा उसको तो पैसा मिल जाएगा उसको। इतने में एमएसएमई की फंड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इस ट्रेड्स के ऊपर 10 नंबर का सवाल पूछा इसी आरएस मेंस 2024। तो आप सोच लो, ये जो इंजन इतना फोकस इसीलिए कर रहे हैं यहाँ पे ताकि ये वही सवाल प्री में आने। जब मेंस में पूछ लिया तो प्री में क्यों नहीं पूछ सकता। अब हो गया 2 इंजन, एमएसएमई इसीलिए इंजन। तीसरा हमने बोला इन्वेस्टमेंट। इसमें कैसे रिफॉर्म्स लेके आओगे निवेश के अंदर? सबसे पहला सरकार का प्रयास है, सरकार बोल रही है कि जो लोगों की सेविंग्स है उसको लाओ। और दूसरा, अगर आपने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर विभिन्न देशों की यात्राओं में जा रहे हैं। बहुत लार्ज स्केल पे उन्होंने इस बार विजिट्स करी है। बड़े बड़े उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर्स भी मिले हैं, अलग अलग ऑनर्स मिले हैं अलग अलग कंट्रीज से। तो ये विजिट जाने का मकसद क्या है? ये विजिट का एक ही रीजन है, इन विजिट के माध्यम से हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। अलग अलग कंट्रीज के पास सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं, सऊदी अरेबिया है आपका। हर छोटी कंट्री से बड़ी कंट्री के पास क्षमता होती है, वो कुछ ना कुछ निवेश कर सकता है। हम भी करते हैं, लेकिन हमें भी उम्मीद होती है कि हमारे यहाँ पे कोई करेगा। इस निवेश को आकर्षित करना। उसके बाद सरकार कोशिश कर रही है कि जो मेरी ओनरशिप है सरकारी कंपनियों में उसको मैं कम करूं और फिर कुछ पैसा बन जाए और उस पैसे से हम इन्वेस्टमेंट लेके आए। वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा। और लास्ट के अंदर एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट आप देखो आज क्या हो रहा है विश्व के अंदर। जो पहले तो ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, अब वो ग्लोबलाइजेशन की प्रैक्टिस होगी खत्म और आज चल रही प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी। एक कंट्री जैसे अमेरिका ने बोला, मांगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब अमेरिका की खुद की क्षमता नहीं है कि वो प्रोडक्शन कर सके, इसीलिए तो उससे सस्ता प्रोडक्शन चीन कर रहा है, भारत कर रहा है, वियतनाम कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, उनसे वो प्रोडक्ट खरीदता है। लेकिन उसकी विचार ऐसे है कि नहीं मैं प्रोडक्शन दोबारा करूंगा। तुम कर कैसे लोगे जो तुम्हारी क्षमता ही नहीं है? तो तुमसे सस्ता कोई और प्रोडक्शन कर सकते तुम उसे ले। तो ये जो विचार है ना अमेरिका के, ये विश्व के लिए खतरनाक है। तो इन विचारों को बदलने के लिए भारत को भी तैयार होना पड़ेगा। तो भारत ने बोला अरे एक्सपोर्ट भी ध्यान दो, अपन किसको जितना भी एक्सपोर्ट हो सकते हैं। और इसीलिए अभी हमने रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ में? आपके इंग्लैंड के साथ में। तो ये दिखाता है कि ये जो रिफॉर्म्स हम प्रयास कर रहे हैं ना, ये रिफॉर्म्स हमारे इस प्रकार से चले। तो ये एक थीम हो गई। अब इन रिफॉर्म्स के साथ में बोला ये रिफॉर्म्स करेंगे हम, इनको इंजन बना दिया, लेकिन रास्ता कौन दिखाएगा हमको कि बढ़ना किस तरफ है? तो बोला रास्ता दिखाने का काम करेगा इंक्लूसिविटी। सबको एक साथ लेके चलो, सबको समग्र रूप से लेके चलो। और फिर लास्ट के अंदर हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? तो डेस्टिनेशन मैंने आपको अंतिम लक्ष्य क्या बताया, हमारा अंतिम लक्ष्य है विकसित भारत। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब ये जो ग्रोथ है, इस जर्नी को, इस इंजन और इन रिफॉर्म्स और इनके माध्यम से हमें एक विकसित भारत को हासिल करना है। ये चीज आपको मुझे लगता है यहां समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में ये टैगलाइन बहुत अच्छी है, हालांकि कहीं एग्जाम में नहीं आने वाली, लेकिन अ कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, अ कंट्री इज इट्स पीपल। तो ये बजट से दिखा रही है सरकार कि जो एक राष्ट्र होता ना, वो कोई मिट्टी नहीं है, राष्ट्र तो उसके लोग हैं। कोई राष्ट्र मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ के जीते जाते लोग हैं जो राष्ट्र बना रहे हैं, और उस राष्ट्र के लोगों के लिए ही प्रयास है। अब यही हम एस्पिरेशनल भारत बनाना चाहते हैं, जिसके तहत आप क्या कर रहे हो, हम अपनी ग्रोथ को सिक्योर कर रहे हैं, हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। उसके बाद हम हमारी मिडिल क्लास को पावरफुल बना रहे हैं, और इसके साथ ही हम प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं, हाउस होल्ड के सेंटीमेंट को सुधारना चाहते हैं, लोगों से आग्रह कि वो सेविंग्स बढ़ाएं। वो सेविंग बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी काफी हद तक। आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। 1 सेकेंड। फिर हम इसको देखते हैं। अब जो मैंने आपको 4 सेक्टर बताए, उन 4 सेक्टर को थोड़ा सा हमको ओपन करने देखने की जरूरत है। तो देखो, ये जो 4 इंजन थे बढ़िया से देख लिया। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, फिर आपका एक्सपोर्ट और निवेश, ये 4 इंजन थे। माध्यम क्या था? रिफॉर्म्स। करना क्या चाहते हैं कि हम रास्ता कैसे देखेंगे? इंक्लूसिविटी के माध्यम से। और हमारा एम क्या है कि हम विकसित भारत को हासिल करें। वो जो 4 सेक्टर थे उसमें सबसे पहला सेक्टर कौन सा आता है? एग्रीकल्चर, कृषि।
तो ये कृषि के बारे में हम यहाँ दोबारा बात करेंगे कि भाई कृषि में ऐसे क्या क्या बदल रहे हैं। हालांकि मैंने वर्बली बता दिया, फिर भी हम देख लेते हैं। और दूसरा, ये जो 4 सेक्टर है ना, इन 4 सेक्टरों का फोकस किसके ऊपर? लोगों के ऊपर। तो लोग कौन कौन है? एक है गरीब, एक है युवा, एक है अन्नदाता और एक है नारी। तो इनको भी ध्यान रखना है कि जो हमारा विकास है वो विकास किन लोगों के लिए है? सबके लिए है, क्योंकि हमने बोला कि हम इंक्लूसिविटी लेके काम करेंगे। लेकिन इस इंक्लूसिविटी के साथ आपको ये भी समझना होगा कि टारगेट किसको किया। जैसे हमने 4 इंजन आइडेंटिफाई किए, ऐसे हमने 4 वर्ग को आइडेंटिफाई किया जिनके ऊपर ज्यादा फोकस है। वो कौन है? एक तो हो गया आपका किसान, दूसरा आपका युवा, तीसरा नारी और चौथा आपका गरीब। ये 4 वर्ग है जिनके ऊपर हमारा बजट इस बार का केंद्रित है। ये भी प्रोबेबल सवाल बन सकता है, इसलिए इसके ऊपर भी ध्यान देना है। एग्रीकल्चर के सेक्टर को कैसे सुधारोगे? सबसे पहला मैंने एग्जांपल दिया था आपको, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसमें क्या कर रहे हैं हम? एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर के एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की तरह जो काम किए वो काम करेंगे। मैंने इसका आपको कहानी समझा दी। इसके अलावा क्या बोला कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना, किसान क्रेडिट कार्ड जिसके तहत लगभग 4% की इंटरेस्ट रेट के ऊपर किसानों को लोन दिया जाता है। तो पहले हमने क्या किया? उस लिमिट को बढ़ाया। अब वो लिमिट बढ़ाने के साथ ही ये क्या किया सरकार ने? फंड बढ़ाए कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो किसानों को लोन चाहिए उसकी सीमा बढ़ाओ, पैसे बढ़ा दो उसके अंदर। ना सिर्फ आपने इंडिविजुअल किसान की रेंज बढ़ा दी किसान क्रेडिट कार्ड में, बल्कि आपने ओवरऑल पैसा भी ज्यादा दे दिया ताकि ज्यादा किसान ज्यादा पैसा ले सके। और इसके अलावा जो आपके जो फिशरी इंडस्ट्री में है, जो मछली पालन में है, उनको भी बोला कि तुम भी किसान ही हो यार, तुम भी किसान क्रेडिट कार्ड की तरह लोन ले सकते हो। हालांकि उनके पास जमीन नहीं है, वो पानी में जाके मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन सरकार को एहसास हुआ कि मछली पालन तो बहुत अच्छा क्षेत्र है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब इसी के साथ हमने नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, तो बोला अच्छी फसल की पैदावार के लिए अच्छे बीज चाहिए, गुणवत्ता। तो अभी जो सरकार की किसी राजस्थान सरकार ने चलाई थी कि मिनी किट के तहत सरकार क्या करती थी? मिनी किट का वितरण करती है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं। जब आप एक बार कुछ सीड्स को उगाओगे, अगली बार और पैदावार होगी, अच्छे ज्यादा सीड्स मिलेंगे। तो सरकार का एम था कि इस मिनी किट योजना के तहत हम क्या करेंगे कि अच्छे खासे सीड्स जो आज के टाइम में जो भी आपके पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं उनको रोक सकें, इस प्रकार की हाई क्वालिटी के सीड्स सरकार वितरण करने का प्रयास करी ताकि प्रोडक्शन बढ़े, सर्वाइवलिटी बढ़े। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो कॉटन है उसकी प्रोडक्शन के लिए भी हमने क्या चलाया? मिशन चलाया, नेशनल मिशन फॉर कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ा सकते हो? एक तो बीज से, फिर उसका एरिया इंक्रीज करके, और उसके साथ जो कॉटन की प्रैक्टिस है ना उसको सस्टेनेबल बनाओ। भाई जो लोग किसान खेती कर रहे हैं उनको भी सर्वाइवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉटन की खेती कर रहा है उसको कुछ पैसे ही नहीं मिल रहे, उसकी कमाई नहीं हो रही, वो कमाई नहीं होगी तो वो दूसरे दिन वो खेती नहीं करेगा, ये होगा। फिर आया हमने ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि जो बिहार के अंदर इन्होंने मखाना बोर्ड तालाब के अंदर मखाने उगते हैं, तो उसको लेकर के एक मखाना बोर्ड का इन्होंने गठन किया है। ये क्या करेगा? ये जो मखाने होते हैं उनकी प्रोडक्शन की, उसकी प्रोसेसिंग की, उसको धीरे धीरे उसके प्रोडक्शन से लेकर के उसको फाइनल गुड बनाने तक एफपीओ वगैरह को प्रमोट करेगा। एफपीओ बड़ी खतरनाक टर्म है, ध्यान रखना। फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं होता, किसान, छोटे छोटे किसान मिल करके एक संगठन बनाते हैं जिसको बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसको बहुत शक्तियां दे रखी है पैसा लेने के मामले में, विकास के मामले में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। आगे बढ़ते हैं फिर। इसके अलावा आत्मनिर्भरता इन पल्सेस जो दालें हैं हमारे, दालों में भी सरकार का ध्यान है कि दालों को कैसे इंप्रूवमेंट किया। इसके लिए हमने 6 साल के लिए एक नेशनल मिशन चलाया, और ये जो मिशन है हमारा वो 3 दालों फोकस करेगा, तूर, उड़द और मसूर। इसलिए इन तीनों को याद रखना है, तूर, उड़द और मसूर को, ठीक है। लास्ट है इंडिया पोस्ट है। इंडिया पोस्ट यानी कि जो हमारा डाकघर है, उस डाकघर को हम कैसे डाक की सेवाओं के अलावा इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए सरकार ने क्या किया? उसको एक कैटलिस्ट बनाना है, उसको इस्तेमाल करना है ताकि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़े, कम्युनिटी एक सेंटर की तरह काम करे, पैसा जमा करना, वो करना। बोले प्रॉब्लम क्या है? हर जगह बैंक नहीं है, लेकिन हर जगह डाकघर है। तो क्यों ना इस डाकघर को विकसित किया जाए, इसके अंदर सारी फैसिलिटी दो, सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए, और ये लोगों को ज्यादा अपीलिंग लगता है, ज्यादा प्लीजिंग लगता है। लोग यहाँ पे खुद को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं बजाय कि बैंक के। बैंक उनको एक नया कंसेप्ट लगता है, अर्बन कंसेप्ट लगता है, जबकि डाकघर एक रूरल कंसेप्ट लगता है।
तो डाकघर से लोग अपने आप को ज्यादा कनेक्ट महसूस करते हैं। तो ये कुछ प्रयास हैं जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर के सेक्टर में सुधार करने का सरकार की तरफ से प्रयास है। अब देखते हैं हमने एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई सेक्टर की जब मैंने बात करी तो आपको सबसे पहले बताया ये क्लासिफिकेशन को हमने रिवाइज कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% सवाल आएगा, इसको आप लिख के रख लो, इसको याद करो। कैसे? सरकार देखो दो प्रकार की, एक होता है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, और दूसरा होता है कि टर्नओवर, आपने कितनी पैदावार आपकी है। तो सरकार ने जैसे एमएसएमई को तो हमने बांट ही रखा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर। सरकार ने क्या किया, जो इनकी इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता थी ना उसको बढ़ा दिया। कितना गुना? 2.5 गुना कर दिया। आई गेस कितना गुना? 2.5 गुना। और जो इनका टर्नओवर था उसकी सीमा को 2 गुना कर दिया, 2 टाइम्स, और उसको 2.5 टाइम्स कर दिया। अब इससे क्या हुआ, आप देखो मेरे पास सुनो। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के माध्यम से इन्होंने ये रेंज बढ़ा दी। अब इसको याद मत रखो, लेकिन ये जरूर याद रखना, माइक्रो स्मॉल मीडियम ये आपकी सारी क्या है? एंटरप्राइजेस। क्या है ये सब? ये सब एमएसएमई की यूनिट्स हैं। किस आधार पे देख रहे हैं? तो दो प्रकार से निवेश, एक तो आपका निवेश जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है आपका टर्नओवर। अब इनको इन्होंने सीलिंग को रिवाइज कर दिया। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, आपको मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से याद हो जाए। अब बेसिकली आप एक चीज अगर आपको याद है, पहले इसकी सीमा थी 1, 10, 50, ये इसकी पहले सीमा थी। किसकी? निवेश की। और जो इसकी टर्नओवर की सीमा थी वो थी आपकी 5, 50, 5, 50 और 250। ये क्या है सारे? ये सारे के सारे फिगर करोड़ में है। तो निवेश की पहले सीमा कितनी थी? 1, 10, 50, और जो आपका टर्नओवर था वो था 5, 50, 250। क्लियर है? आप अगर रिलेटिवली देखना चाहें, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, अगर आपको ये पता है 1, 10, 50, कौन सा? 1, 10, 50, ये याद रखना है। सिर्फ इतना याद रखो आप, मैं आपको सिंपल बताऊं, सिर्फ इतना याद रखो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की पुरानी जो सीलिंग थी वो कितनी थी? निवेश करने की सीमा कितनी थी? 1 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। हो गया? पहले इसका कितना था? 5 गुना। पहले ये क्या था? 5 गुना। पहले जो निवेश था उससे टर्नओवर की सीमा कितनी थी? 5 गुनी। तो 1 करोड़ का कितना हो गया? 5 करोड़। 10 करोड़ का 50 करोड़, 50 करोड़ का 250 करोड़, ये हो गया 5 गुना। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने जो आपकी पहले निवेश की सीमा थी उसको कितना बढ़ा दिया? 2.5 गुना। तो 1 का 2.5 गुना कितना होता है? 2.5 करोड़। 10 का 2.5 गुना कितना होता है? 25 करोड़। 50 का 2.5 गुना कितना होता है? 125 करोड़। हो गया? फिर इन्होंने क्या किया, जो आपकी पुरानी टर्नओवर की लिमिट थी इसको इन्होंने बढ़ा दिया 2 गुना। पहले 5 था, अब कितना हो गया? 10। पहले 50 था, अब कितना हो गया? 100 करोड़। पहले 250 था, अब कितना हो गया? 500 करोड़। मैच कर लो, 1, 10, 50, 1, 10, 50, ये तो याद रखना है। 2.5, 25, 125, 2.5, 25, 125, 5, 50, 250, 5, 50, 250, और लास्ट में कितना? 10, 100, 250, 10, 100, 500। हो गया? ये करेक्ट है। क्यों याद करना सर ये? क्योंकि बजट को हाईलाइट कर दिया इन्होंने, सरकार ने, मतलब संक्षिप्त कर दिया। और संक्षिप्त के अंदर इन्होंने पूरी टेबल दे दी, और टेबल के अंदर क्लियरली मेंशन, देखो आप लिख रहा है ये 2.5 गुना बढ़ा है, ये 2 गुना। तो पूछ सकता है, पता चला हम सब कुछ पढ़ के गए और हमने यही नहीं पढ़ा कि जो पहला निवेश था, इन्वेस्टमेंट था, उसको 2.5 गुना बढ़ाया गया, और जो टर्नओवर उसको 2 गुना बढ़ाया। तो हम वहां ताली बजाते रहेंगे। अच्छा खासा प्रश्न जिसको हम एग्जाम में कर सकते हैं, अपन आराम से मार्क्स ले सकते थे, अपन बस एक दूसरे की शक्ल देखेंगे। तो ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा मेहनत करके ये चार्ट बना करके सिर्फ आपको ये 3 फिगर याद करने के लिए बोले। तो मुझे लगता है ये तो देखो, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये सब तो करना पड़ेगा। अब दूसरा इसके साथ एक और चीज है, जो क्रेडिट अवेलेबल होता है, एमएसएमई का सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको पैसे नहीं मिलते। भाई एमएसएमई की प्रॉब्लम यही है कि उसको पैसे नहीं मिलते, इसीलिए वो बहुत ज्यादा दिक्कत झेल रहा है, और कई बार तो एमएसएमई को क्लोज करना पड़ता है। उस पैसे की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने बोला कि जो हम आपको बोलते थे ना कि आप पैसा ले लो, तो सरकार ने क्रेडिट की अवेलेबिलिटी, मतलब कि सरकार बोलती मेरे पास आपके लिए मान लो पहले 500 करोड़ रुपए रखे थे एमएसएमई के लिए, आज बोला मैं आपको 3000 करोड़ रुपए देता हूं, जिसको चाहिए वो ले लो।
और ना सिर्फ ले लो, बल्कि उन्होंने क्या किया है, सरकार ने बोला कि अगर बैंक आपसे कोई गारंटी मांगता है ना, तो आप मेरे पास आओ, बैंक को बोलो कि सरकार ने बोला कि मैं गारंटी ले रही हूँ। तो आप समझो ड्यूल बेनिफिट है, ना सिर्फ आपकी सीमा बढ़ाई बल्कि गारंटी कवर। बैंक जो है उसका धंधा है, उसको प्रॉफिट कमाना है। वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा? जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा और जब उसकी सेफ्टी होगी। वरना आपको पता है एनपीए बढ़ जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाएंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने से बैंक के ऊपर चैलेंज होता है कि उसको एडिशनल पैसा अपने पास रखना पड़ता है सेफ्टी के लिए। कि मान लीजिए ये आपका एक लोन है, वो एनपीए हो गया, एनपीए होने से पैसे नहीं आए आपके पास, तो कम से कम जो आपने कुछ पैसा रिजर्व रखा उससे बाकी काम चला सकोगे। उससे सेफ्टी अच्छी है, लेकिन बैंक का मेन मुद्दा यही था कि मैं तो आगे ब्याज से पैसे देके ही पैसे कमाता हूं ना। तो बैंक बोलेगा जब मेरे पास पैसे ही नहीं बचेंगे लोन देने के लिए, या मेरा बहुत ज्यादा पैसा अगर आप ऐसे सेफ्टी के लिए रखवा दोगे, तो मैं कैसे ग्रो करूंगा। इस चैलेंज को खत्म करने के लिए सरकार ने बोला मैं गारंटी देता हूं। इस गारंटी से एनपीए कम होंगे, क्योंकि सरकार खुद गारंटर है ना। तो बैंक मान लो कल को बैंक को कोई डिफॉल्ट करता है, वो सरकार को जाकर बोलेगा हाँ वो आपका जो एमएसएमई था उसने पैसे नहीं दिए, आप उनको पैसे दो। सरकार फिर वो पैसा देगी। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो मैनेज करना, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर हमको इन इंजन को बढ़ाना है तो ऐसे काम करने पड़ेंगे। अब यही देखो आप, फिर ये जो क्रेडिट कवर जो बढ़ाया हमने एमएसएमई के माध्यम से, तो अब क्या, पहले जो आपकी माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, ये देखो, ये है आपकी माइक्रो, ये है स्मॉल, ये तो मीडियम एंटरप्राइजेस है। तो जो माइक्रो और स्मॉल है उसको पहले 5 करोड़ तक का पैसा उसकी गारंटी कौन, सरकार देती थी। अब बोलती है मैं उसको बढ़ा करके 10 करोड़ कर रही हूं। और ना सिर्फ 10 करोड़, बल्कि जो आपके नए नए स्टार्टअप हैं जिनका 7 साल ज्यादा नहीं हुआ है, वो स्टार्टअप, उनको पहले 10 करोड़ की रेंज थी, अब उनको 20 करोड़ तक पैसा दे नहीं सकता। और जो एक्सपोर्ट करेगा एमएसएमई, जो एमएसएमई एक्सपोर्ट करेगा, उसको जो टर्म लोन मिलेगा उसकी सीमा बढ़ा करके 20 करोड़ कर दी। 20 करोड़ तक का लोन ले लो तुम, टर्म लोन, मतलब एक टाइमिंग के साथ के इतने समय के लिए। तो वो किसके लिए? एक्सपोर्टर के लिए। तो ये देखो कितना शानदार प्रोविजन एमएसएमई के लिए सरकार ने किया है। ना सिर्फ उनका इन्वेस्टमेंट टर्नओवर बढ़ाया, बल्कि उनकी जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है उसकी गारंटी के साथ उसकी रेंज बढ़ा दी। और ये रेंज को आपको माइक्रो स्मॉल अलग से, स्टार्टअप अलग से, और जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका अलग से। अगर आप माइक्रो स्मॉल हो तो पहले आप 5 करोड़ ले सकते थे, अब 10 करोड़ ले लो। यदि आप स्टार्टअप हो, पहले आपको 10 करोड़ की हिम्मत थी, अब आप मेरे से 20 करोड़ ले जाओ। और यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको जो टर्म लोन लेना है वो टर्म लोन 20 करोड़ तक का ले लो। ये प्रोविजन एमएसएमई के लिए बजट के अंदर किए हैं। ये दूसरा इंजन है। अब आगे आते हैं, ना सिर्फ ये, अब सरकार बोलती है कि एमएसएमई का एक मेन काम क्या है, एमएसएमई रोजगार देती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। अगर बोला आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में देगा? एम्प्लॉयमेंट देते हैं आपका, देखो, फुटवेयर का सेक्टर हो गया, लेदर की इंडस्ट्री होगी, जो खिलौने बनाने वाला सेक्टर हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया। इन सेक्टर, ये सेक्टर ऐसे हैं जो लेबर को इंगेज करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो सरकार बोलती है कि यदि आप ऐसे सेक्टर में कोई एमएसएमई काम कर रहा है जिसके अंदर वो, जहां पे लेबर के रूप में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, तो क्या शानदार प्रोविजन किए है कि यदि फुटवियर और लेदर सेक्टर के अंदर हो और आप एम्प्लॉयमेंट देते हो तो वहां आपको हम अलग से बेनिफिट देंगे। यदि आप टॉय सेक्टर के अंदर हो तो क्लस्टर वगैरह बनाने के लिए हम आपको अलग से सिस्टम देंगे, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको अलग से देंगे, एक नया इकोसिस्टम बना के देंगे, और इसके अलावा भी इंसेंटिव देंगे, और सेम फैसिलिटी फूड प्रोसेसिंग। तो ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर के अंदर भी सरकार ने प्रयास किया। हालांकि प्री के संदर्भ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस में सवाल आया था, तो इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान में रखना है। अगर ये ढंग से पढ़ा होता तो काम बन जाता। अब देखो आगे, मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस ऑन, मेन काम तो एमएसएमई का मैन्युफैक्चरिंग का ही काम है। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होगा, अब ये जो लिमिट वगैरह बढ़ाई गई है, ये क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाई, इससे सरकार प्रयास करेगी एमएसएमई थोड़ा सा बड़ा बन जाए। जब बड़ा बनेगा तो मजा आएगा, अच्छा एक्सपोर्ट करेगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल हासिल करेगा, उसकी जो कॉस्ट है वो लागत कॉस्ट कम हो जाएगी, और ज्यादा स्केल के अंदर प्रोडक्शन कर सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बोला कि हम एक वाइब्रेंट एमएसएमई का सेक्टर बनाएंगे, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, और इसके साथ हम एक ऐसी वर्कफोर्स बना सकते हैं जो फ्यूचर रेडी हो, आने वाले समय में जो डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस उनको झेल सके। हो गया क्लियर? और इसी के साथ जो लास्ट आपको एक चीज याद रखना है, ये यहाँ पे आपने माइक्रो स्मॉल की बात करी थी, तो इन माइक्रो और स्मॉल को, ये तो क्रेडिट है यानी कि लोन की फैसिलिटी है। अब इसके अलावा बोला कि सपोज हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपकी जेब में पैसे नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसके माध्यम से कोई शॉपिंग कर सकते हो और आपका बिल पेमेंट कर सकते हो, जितनी आपकी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा। तो सेम एमएसएमई के लिए बोला कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है ये वाली, इनको बोला कि आपके पास पैसे नहीं है ना, एक काम करो,
मैं आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देती हूँ। आप सोचो क्रेडिट कार्ड आम आदमी के पास नहीं है, सबके पास, सरकार एमएसएमई को दे रही है और सरकार बोल रही है इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप क्या करो, आप 5 लाख तक की लिमिट दे दी। लेकिन बस कंडीशन एक ही है कि मुझे क्या, सरकार बोले मुझे कैसे मालूम चलेगा भाई तुम माइक्रो एंटरप्राइज हो। तो बोला उद्यम जो पोर्टल बना रखा है, उद्यम पोर्टल क्यों बना रखा है, ताकि उस पर आप एमएसएमई का अपना रजिस्ट्रेशन कर सको। उस पोर्टल के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप वहां पर 5 लाख तक की लिमिट माइक्रो एंटरप्राइज के लिए ले सकते हो। और यदि आप बिल्कुल जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया और पहला ही साल हुआ है तो आप 10 लाख तक भी ले सकते हो। तो ये इसलिए किया कि नया नया जो एमएसएमई बना है वो गिर ना जाए, उसको संभलने के लिए, चलाने के लिए सरकार एक हाथ पकड़ के चलाने का प्रयास कर रही है, जैसे हम यहाँ पे आपको हाथ पकड़ के चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद जो नए नए लोग जुड़े हैं, जो नए नए एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए फैसिलिटी है कि जो पहले 5 लाख नए एंटरप्राइज होंगे, चाहे वो वुमन हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, इन लोगों के लिए स्कीम चलाई है जिसके अंदर इनको टर्म लोन दिया जाएगा 2 करोड़ का, और वो भी 5 साल के लिए। जिसे आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए टर्म लोन 20 करोड़ तक का दिया है, वैसे आप बोल रहे हो कि मान लीजिए कोई 5 लाख नए एमएसएमई क्रिएट हुए और इन एमएसएमई में कोई महिला के द्वारा है, कोई SC ST के द्वारा है, यानी कि ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ तबका है, इनको कैसे बूस्ट करें। सरकार की क्या, हमने पहले ही पढ़ा, रिफॉर्म मेन इंपॉर्टेंट, सरकार ने बोला आपको गाइड कौन करेगा बजट को चलाने के लिए, देश के विकास के लिए, तो बोला हमें इंक्लूसिविटी। तो इंक्लूसिविटी के लिए आपको सब तबकों को साथ में लेना, तो इन्होंने SC ST और महिलाओं को साथ में लिया और बोल रहे हैं कि 2 करोड़ तक का लोन 5 साल के लिए आपको मिलेगा यदि आप नए नए एमएसएमई क्रिएट हुए हो और कोई उद्यमी बने हो, एंटरप्राइज बने हो। ये मेन 2 इंजन जो हमने कर लिए। इसके बाद 2 इंजन कौन से, देखो हमने कौन सा एग्रीकल्चर कर लिया, इसके बाद हमने एग्रीकल्चर के बाद आपका कौन सा कर लिया, एमएसएमई कर लिया। अब एक बचा आपका निवेश एक्सपोर्ट और दूसरा बचा आपका एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों हमें वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। इसके ऊपर प्रश्न देने की मेरी इच्छा कर रही है, लेकिन ये काम करेंगे, पहले ये बजट का प्रावधान सारा खत्म करें, जैसे ही हमारा बजट खत्म होगा उसके बाद हम प्रश्नों की बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, ये शांति काल है आज के टाइम। शांति काल में जितना अच्छे से अध्ययन करके चीजों को कंठस्थ कर लोगे, आपको ज्यादा बेनिफिट है। आज इस कंटेक्स्ट के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप तक मेरी रीच लेके जा रहा हूँ। मेरा यही प्रयास है कि जैसे ही अगला बजट आए हम वहां टाइम से पहुंचे, चीजें हमारे पास हो, इससे प्रश्न आए तो भी कर पाए और अगले से गलती से कोई प्रश्न आ जाए तो भी कर पाए। हालांकि अप्रैल के अंदर ही बजट आएगा, बजट को थोड़ा सा डिस्कशन होता है, चीजें चलती है और संभावित डेट है वो इसकी अप्रैल तो इसकी SI की है और RSP की भी कुछ ऐसी ही रहेगी, उम्मीद है वैकेंसी आने के बाद। तो इससे ये हो जाएगा, ये जब तक हमारा वो बिल्कुल बूस्ट नहीं है, मजबूत नहीं है, तो फिर आगे मुश्किल होगी। तो पहले ही पाँव को मजबूत करके आगे बढ़ने का प्रयास करना है, यही हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य के साथ हम कल मिलेंगे दोबारा आपसे। विल मीट अगेन। जय हिंद।